चलो कलर्ड स्पीसीज, आगे जो टॉपिक है, कलर्ड स्पीसीज के, चलो एक क्वेश्चन बताना पहले कैटलिस्ट से रिलेटेड, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाउ Fe3+ क्लियर, हाउ Fe3+ catalyzes reaction between iodide ion and परसल्फेट आयन। क्या किसी ने किया हुआ क्वेश्चन ये? कैसे कैटलाइज करेगा Fe3+? I- की और H2O8 परसल्फेट आयंस की रिएक्शन होती है अगर, तो मिलता है I2 प्लस सल्फेट आयंस, लेकिन प्रेजेंस होता है Fe3+ का। ये कैसे कैटलाइज करेगा? एक बार ट्राई करो इंटरमीडिएट थ्योरी के थ्रू, ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ आंसर का। ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर दोनों आयंस Fe3+ के ऊपर आके फिर रिएक्शन कंडक्ट करके फिर से अलग हो जाएंगे। सर जो Fe3+ है वो पहले रिएक्शन में आ जाएगा I+ के साथ, वो Fi3 बना लेगा, और फिर सर बाद में Fi3 को जब H2O8- के साथ करेंगे तो वो XY दे देगा, और सर जो हमारा C है जो कि Fe3+ है वो बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा गलत बोल दिया नितिन। देखो रिएक्शन बोली ट्राई किया तूने, अच्छा, लेकिन हल्की सी गलती क्या हुई है नोट करेंगे एक बार। देखो इसका मैकेनिज्म जो है, I- जो है वो रिएक्ट करेगा Fe3+ के साथ, बनाएगा I2, Fe3+ काम करेगा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बनाएगा Fe2+। अब ये Fe2+ रिएक्ट करेगा, Fe2+ आएगा नितिन, Fe3 नहीं बना था, ठीक है सर। Fe2+, क्योंकि कैटलिस्ट है ना, ये रीजनरेट होगा। अब Fe2+ जो है, Fe2+ ये रिएक्ट कर जाएगा H2O8 2 नेगेटिव थायोसल्फेट आयंस का, और दे देगा सल्फेट आयंस प्लस Fe3+। कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड इन द रिएक्शन। और तुम्हें ध्यान था ना पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था, ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल्स, या ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स where they can absorb and re-emit wide range of frequencies। याद है वो, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा वैलिड बनाता है, समझिए कि नहीं? इस रिएक्शन के थ्रू वेरिएबल स्टेट्स आ रही हैं कि नहीं, आयरन 3+ की, आयरन 2+ भी आ गया, फिर आयरन 3+ दोबारा बन गया। समझ आई बात कि नहीं है? आ गई सर। तो ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसका, सही ना? तो ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल करोगे ना, उसमें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो क्या कहते हैं, तुम ऑब्जेक्टिव करो या फिर सब्जेक्टिव, दोनों में मिल जाएंगे क्वेश्चन तुम। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इधर करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, एलॉय फॉर्मेशन, और एक था मैग्नेटिक मूवमेंट, और एक और है कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा, जैसे ये लिया मैंने टंगस्टन, ये लिया टंगस्टन, ये तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ा होगा। टंगस्टन के एलिमेंट्स मेटल है, ये मेटल एटम्स हैं। खाली जगह तुम्हें दिख रही है, उन्हें कहते हैं इंटरस्टिसेस। खाली जगह जो तुम्हें दिख रही है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स। और यहाँ पे क्या आ जाता है, छोटे एटम्स जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस तरीके से ये छोटे एटम्स हैं, ये यहाँ पे आ सकते हैं। ये यहाँ पे आ जाता है, जैसे यहाँ पे आ गया मान लो कार्बन, टंगस्टन कार्बन बन गया, टंगस्टन कार्बाइड। ध्यान रखना, ये बॉन्ड्स एग्जैक्ट बॉन्ड्स नहीं बनते, ये वीक वंडरल फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में। वीक वेंडर फोर्सेस के थ्रू अटैच होते हैं। क्या है, ट्रांजिशन मेटल दे हैव लार्ज नंबर ऑफ voids in them, transition metals they have large number of voids in them, in which small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen occupy spaces, and the metal forms weak van der forces bonds with them, weak bonds with them, resulting compound is called as an interstitial compound। समझ आया कि नहीं? ये मतलब इसमें अगर तुम रेशियो निकालोगे ना, आर कार्बन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अपॉन में आर ट्रांजिशन मेटल, तो वो रेशियो आएगा 0.225 से लेकर 0.414 तक जनरली आता है, लेकिन अदरवाइज ये आगे भी बढ़ सकता है, अदरवाइज इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो ये सर होता है ऑक्सीजन के नेक्स्ट वाला क्या लिखा आपने? हाइड्रोजन। जैसे टी आई एच होता है 1.5 से 1.8 तक,
ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, TiH से 1.5 से 1.8 तक, समझ गए कि नहीं है? तो ये हमारे क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कोई डाउट है किसी को, पूछ सकते हो दोबारा। सर ये 0.225 से 0.414 से लाई कर रहे हैं, तो मतलब ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते होंगे। मैंने बोला ना, ये एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ये आगे आगे 0.7 0.6 ऐसे ही बढ़ सकता है। सही है। ठीक है सर। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्लियर हो गए क्या चीज है? यस अभी इससे सर। रिलेटेड क्वेश्चन IIT मेंस या नीट में भी आया हुआ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, सही ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, सही ना। ये भी सब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं, जैसे Fe.950, Ni.980, वो स्टाइट स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, ये भी यही है। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछी थी पेपर में। देखो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो है, नेचुरल सी बात है, जब इसकी खाली जगह भर जाएगी तो ये बहुत हार्ड और रिजिड हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट, हार्ड और रिजिड होंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर्स जो है, हार्ड एंड रिजिड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हायर MPVP। तीसरा, कंडक्टिविटी, केमिकली अब इनर्ट हो जाएंगे, केमिकली इनर्ट, केमिकली क्या हो जाएगा, इनर्ट हो जाएंगे। और एक पॉइंट और है, कंडक्टिविटी, लेकिन क्योंकि मेटल को ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो कंडक्टिविटी जो पहले थी वो अब रहेगी, कंडक्टिविटी सेम एज मेटल। कंडक्टिविटी क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ मेटल, सेम एज दैट ऑफ मेटल, सही ना। ये आता है। और दूसरा, अब खाली जगह इसकी भर गई है, खाली जगह भर गई अगर, तो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं? खाली जगह जब भर गई है तो मेलिबिलिटी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम। हाँ। अब ना तो ये, नाउ दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स इजीली, अब तो नहीं, इनको आसानी से शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ना ही दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। डक्टाइल मींस ड्रॉन इनटू वायर्स, और बीटन इनटू शीट्स मींस मैलिएबल। और डेंसिटी भी कह सकते हैं कि बढ़ गई है थोड़ी, डेंसिटी भी बढ़ जाएगी ना, खाली जगह भर गई है तो अब डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज ज्यादा सर इंपॉर्टेंट ये है, इसके ब्रिटल फीचर्स। होते हैं, क्या हो गया, ब्रिटल होते हैं ये, ब्रिटल। ब्रिटल वगैरह नहीं कह सकते ऐसे कि ब्रिटल होंगे वो, जैसे हालांकि एक एग्जांपल और है इसका, स्टील। ये कई बार बुक्स में लिखा हुआ कि ये इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इसको काउंट मत करना, इसको अलॉय में काउंट करते हैं स्टील को। स्टील क्या है, आयरन, कार्बन, आयरन हो गया, कार्बन हो गया, और ये मेन ये कंपोनेंट होते हैं। अदरवाइज स्टील के फीचर्स को इंप्रूव करने के लिए, इसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम इसमें मैंगनीज डाल देते हैं, मैग्नीशियम डाल देते हैं, कोबाल्ट डाल देते हैं, निकल डाल देते हैं। ये स्टील के फीचर्स, एडिशनल फीचर्स देने के लिए करते हैं वैसा। स्टील सबको पता है ज्यादा इंप्रूव्ड फॉर्म है किसकी, आयरन की। मेनली इसके अंदर आयरन होता है, कार्बन डलता है हार्डनेस को देने के लिए, कार्बन से हार्ड हो जाता है आयरन। तो ये कर लेंगे। अब नेक्स्ट है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स में रिलेटेड एलॉय पढ़ सकते हैं, वाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म एलॉयज। एलॉय क्या होता है पता है ना सबको, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। क्लियर, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके क्या बनता है, एलॉय बनता है। एलॉय का फॉर्मेशन तभी हो सकता है जब दोनों मेटल की लैटिस साइड्स का साइज जो है लगभग सेम हो, और आसानी से वो मोल्टन फॉर्म में एक दूसरे के लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर सके। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्रास है, कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज है। ये भी पूछ रहे हैं आजकल पेपर में, चाहिए कुछ कुछ तो पता नहीं होना चाहिए। कॉपर और टिन का एलॉय है, कॉपर और टिन का एलॉय है। और गन मेटल है, गन मेटल में कॉपर के साथ सब आ जाएंगे, जिंक भी आ जाएगा और टिन भी आ जाएगा। सोल्डर है अगर 50% टिन तो 50% ये इसका एलॉय है। तो कुछ एलॉयज भी पड़े ना जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, सही ना। हालांकि ये छोटी क्लास के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं के एक आध बार तुम कर लेना। अब देखो तो ये लगभग है सेम सेम साइज, तो आपकी वॉइस होंगे, नहीं तो ना मिक्स होना टफ नहीं आ रही। सर, ब्रेक वॉइस हो कट रही है आपकी। सर, ब्रेक हो रही है वॉइस देंगे आपकी।
एक बार चेक करना शिवा। सही है सर। अब अच्छा चलो एक बार देखना, ब्रास का मैंने बताया कॉपर और जिंक का एलॉय है, ब्रॉन्ज कॉपर और टिन का एलॉय है, ऐसे ही गन मेटल में तीनों आ जाएंगे, कॉपर जिंक और टिन तीनों आ जाते हैं, सोल्डर के अंदर टिन और लेड। मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए यहाँ पे। तो ये एलॉय फॉर्मेशन तभी होगा जब लैटिस साइड में मेटल आयंस आसानी से फिट हो रहे हैं एक दूसरे की मोल्टन फॉर्म के अंदर। जैसे ट्रांजिशन मेटल में तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सभी का साइज क्या सिमिलर है, इसलिए ज्यादातर एलॉयज तुम्हें अगर देखने को मिलेंगे ना तो वो ट्रांजिशन मेटल्स के होंगे। Transition metals, they can easily form alloys because of their similar sizes. They are easily miscible with each other in their molten form. ये नोट्स में लिखा हुआ ना सबके पास? They are easily miscible with each other in their molten form. तो जैसे कॉपर है, जिंक है, कॉपर कॉपर जिंक, तो ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ मोल्टन फॉर्म में, इसीलिए ये एलॉय फॉर्मेशन होता है ना। इसीलिए क्या होगा, एलॉय फॉर्मेशन। और ये एलॉय फॉर्मेशन का कंसेप्ट जो है ना, जैसे मरकरी का एलॉय है, मरकरी का एलॉय उसे एमलगम कहते हैं, सबको पता होगा, सही ना। मरकरी के एलॉय को क्या बोलते हैं, एमलगम। जैसे मैग्नीशियम एमलगम, जिंक एमलगम, सिल्वर एमलगम, सही ना। आयरन का एमलगम नहीं बनता। ये तीन तो मोस्ट कॉमन है। मैग्नीशियम एमलगम कौन सी रिएक्शन में यूज किया था, याद है किसी को? सर ये उनमें शायद पिनाकोल, वॉल्फ्सटर या क्लेमेंसन में से होता है। क्लेमेंसन में जिंक एमलगम था, क्लेमेंसन में जिंक एमलगम था, मैग्नीशियम एमलगम था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, सही ना। तो अब इसलिए ये एलॉय हम कर लेते हैं आसानी से। ये सर फिर से वॉइस ब्रेक हो रही है। नितिन, यस सर अब क्लियर है। नितिन लग रहा है सिग्नल में प्रॉब्लम है, मैंने अपने से तो ट्राई कर लिया पूरा ढंग से। चलो सर देखते हैं अब अगर सही। कैसे चलता है। अच्छा देखो, एमलगम के अंदर मैग्नीशियम, मैंने बता दिया तुम्हें, एमलगम किसको बोलेंगे, किसके एलॉय को बोलेंगे, मरकरी का अगर एलॉय है तो उसको क्या बोलेंगे, एमलगम। जैसे जिंक का एलॉय होता है, जिंक के जो एलॉय होंगे जो ऊपर तुम्हें दिख रहा है उसके बोलेंगे स्पेल्टर, स्पेल्टर, सही ना, स्पेल्टर। एस, एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूँ, SPELTER, इन जनरल क्या बोलेंगे, स्पेल्टर। आयरन का एलॉय है तो स्टील बोल देना, आयरन का अगर एलॉय है तो स्टील। इसको मैं एक यूज बताता हूँ उसका, मैंने नोट्स में भी बताया होगा इसके। जैसे पार्क्स प्रोसेस होता है, एक पार्क्स प्रोसेस, इसमें हम एलॉय फॉर्मेशन थोड़ा सा यूज करते हैं। कैसे, इसमें पार्क प्रोसेस के अंदर क्या होता है, डी सिल्वराइजेशन, इसके अंदर होता है डी सिल्वराइजेशन। इसके अंदर जैसे मैंने लिया ये, एक्चुअल में पीबी के साथ ना एजी मिक्स होके आ जाता है, एजी मिक्स होके आ जाता है, इसलिए मैं इसके अंदर क्या डालता हूँ, मोल्टन फॉर्म में क्या डाल देते हैं, जिंक डाल देते हैं, मोल्टन फॉर्म में जिंक डाल देते हैं। जिंक भी ट्रांजिशन मेटल है, एजी भी ट्रांजिशन मेटल है,
तो ये दोनों आपस में मिक्स होकर क्या बना देंगे, एलॉय बना देंगे। लेड के साथ सिल्वर आ गया था इम्प्योरिटी की फॉर्म में, इसको हमें अलग करना है, इसलिए मैंने मोल्टन फॉर्म में क्या डाल दिया, जिंक। तो अब जब जैसे ही तुम जिंक डालोगे ना, तो लेड नीचे रह जाएगा, लेड भारी होता है, लेड का वेट कितना होता है 208 के आसपास होता है, और जिंक का भी कम है 65 है, एजी का 108 होता है। तो ये दोनों एलॉय बना के ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ये दोनों एलॉय बना के क्या आ जाएंगे ऊपर की तरफ, जिंक और एजी। इसको हम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। इसे बोलते हैं क्या, इसे क्या बोलते हैं, डीसिल्वराइजेशन, सही ना, डीसिल्वराइजेशन। क्लियर हो गया आपको कि नहीं? यस सर। तो ये पार्क प्रोसेस था जिसमें एलॉय फॉर्मेशन का हमने यूज किया है। अदरवाइज एलॉय सबको पता है कि स्टील तो सबसे ज्यादा वाइडली यूज है, बहुत सारे सोल्डर हो गया, सोल्डर वायरिंग वगैरह में यूज होता है वायर को जोड़ने में, तो बहुत सारे एलॉयज हैं जो बहुत जगह यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी है। अच्छा नेक्स्ट अब आ गया इसी के अंदर एक और, वाई ट्रांसमेटल फॉर्म कम्प्लेक्सेस, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जितने भी कम्प्लेक्स सोचोगे ना, 99% से ज्यादा वो किसके आएंगे, ट्रांजिशन मेटल्स, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, एफ ब्लॉक के भी कम आते हैं, डी ब्लॉक के ज्यादा होते हैं कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन किसके, जैसे CuNH3 होल 4 2+, AgNH3 ट्वाइस, AuCN2 नेगेटिव, समझ गए कि नहीं? तो तुम ज्यादातर एलॉय सोचोगे ना तो इन्हीं के आएंगे, AgH2O3 होल ट्वाइस 3 नेगेटिव। तो इस तरह से ये एलॉयज हैं, ये क्या है एलॉयज, सॉरी ये क्या है कम्प्लेक्सेस, ये क्या है कम्प्लेक्सेस हैं। और कम्प्लेक्स किसके बनते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के। तो पहला पॉइंट ये आता है कि कम्प्लेक्स फॉर्मेशन हमेशा ट्रांजिशन मेटल्स के थ्रू क्यों होता है, सही ना, ट्रांजिशन मेटल्स के थ्रू क्यों होता है। तो पहला रीजन क्या है, इनका स्मॉल साइज होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये होना जरूरी है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। इस वजह से ये करते हैं एलॉय फॉर्मेशन, इसलिए क्या करते हैं ये एलॉय फॉर्मेशन। अब इसकी कुछ रिएक्शंस है, मैं एक बार बता रहा हूं तुम्हें, ये बहुत जगह यूज होगी ये प्रॉपर्टी, तुमने पी ब्लॉक में भी यूज की होगी अगर पढ़ा है तो, और मेटलर्जी में भी यूज होती है ये प्रॉपर्टी, मतलब बहुत जगह यूज होगी वाली प्रॉपर्टी जो मैं बताऊंगा तुम्हें, इसको इसको जरूर पढ़ लेना, ये काफी जगह यूज होगी। देखो जैसे अगर ना मैंने तुमसे बोला ये रिएक्शन कंप्लीट करो, मैंने बोला रिएक्शन कंप्लीट करो से कॉपर 2+ या CuSO4 ले लो, CuSO4 + NH3, ये क्या बनाएगा, या क्वेश्चन आता है ऑर्गेनिक के अंदर ही कि कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, वाई, देन कॉपर सल्फेट डिसॉल्व्स इन अमोनिया सॉल्यूशन, AgCl डिसॉल्व्स इन मिथाइलामीन सॉल्यूशन। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। तो तुम इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक अपनानी है, हालांकि वो 99% केसेस में ट्रू आएगी, हर जगह ट्रू नहीं आएगी ये। देखो जितना चार्ज होगा ना ट्रांजिशन मेटल पे, जैसे Ag है आपके, Ag पे चार्ज +1 है, +1 का मतलब है अगर इसके पास दो डोनर एटम्स आ जाए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां से एक यहां से, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर +2 का चार्ज है तो कितने डोनर एटम, 4, तो 4 डोनर एटम आने चाहिए। +2 का चार्ज है तो 4 डोनर एटम, +1 का चार्ज है तो 2 डोनर एटम। अगर वो डोनर एटम किसके पास होगा, साथ वाले मॉलिक्यूल के पास, साथ वाले मॉलिक्यूल के पास, एन लोन पेयर, एन लोन पेयर। तो साथ वाला मॉलिक्यूल अगर कोवेलेंट है, यानी उसके साथ कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है, तो वो पूरा जुड़ जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा। और अगर उसके साथ आयनिक बॉन्ड है, जैसे एग्जांपल लिया KCN, आयनिक बॉन्ड है, तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा उसका, तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें, AgCl है, Ag पे चार्ज आया +1, और बाद में चार्ज प्रोडक्ट के अंदर सेम रहना है। 3 बातें ध्यान रखनी है, एक, अगर +1 का चार्ज है तो 2 लिगेंड्स अटैच्ड होंगे, लिगेंड्स यानी साथ वाला मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर है। दूसरा, लिगेंड अगर आयनिक है अगर, तो नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, आयनिक का सिर्फ नेगेटिव पार्ट, और न्यूट्रल है या कोवेलेंट है तो पूरा अटैच, और बाद में चार्ज सेम रहेगा, प्रोडक्ट है सेम चार्ज। जो
सेंट्रल एटम में चार्ज पहले था, बाद में भी वही चार्ज रहेगा अनटिल अनलेस ये जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा है। कई बार ये भी कर जाता है, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, तो उस केस में चार्ज चेंज हो जाएगा, अदरवाइज चार्ज सेम रहेगा। तो देखो अब AgCl में CH3NH2 डाला मैंने, तो Ag पे +1 चार्ज है, Ag पे +1 चार्ज है, यानी CH3NH2 तो न्यूट्रल है, कोवेलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, इसलिए पूरा का पूरा अटैच्ड होगा और आंसर आएगा ये AgCH3NH2 होल ट्वाइस, बड़ा ब्रैकेट में बंद कर देना और Cl बाहर, ताकि चार्ज इस पे +1 रहे। आया समझ के नहीं? ये आंसर है इसका, AgCH3NH2 होल ट्वाइस Cl, ये आंसर है। नहीं क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये प्रोडक्ट बनाना आ गया कि नहीं इसका? आ गया सर। क्या मैंने बोला है? चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए, तो चार्ज निकाल लो, इस पे एक्स, मिथाइलमिन पे चार्ज 0, 2 × 0 -1, क्लोरीन पे -1 होता है, इज टू 0, एक्स आ गया ना +1, पहले भी +1 था अब भी +1, ऐसे करके निकालना। और क्वेश्चन स्कूल में कैसे पूछ सकते हैं ऑर्गेनिक के अंदर? सिल्वर क्लोराइड डिसॉल्व्स इन मिथाइलमिन सॉल्यूशन, वाई, इस तरीके से। तो मैं इसके क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम कंप्लीट करोगे। कॉपर सल्फेट प्लस एमोनिया क्या बनेगा? AgCl C2H5NH2 Ag2S प्लस KCN, और ले लेते हैं हम AgBr प्लस Na2H2O3, और ले लेते हैं इसमें CuSO4 प्लस KCN। ये रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, IIT में भी पूछी हुई है, एम्स में भी पूछी हुई है, और NCERT में दे रखी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें छोटी सी गलती करोगे, लेकिन गलती करने के बाद ही बताऊंगा कि इसमें एक्सेप्शन है, तुम्हें याद कैसे करना है। CuSO4 प्लस KCN, और ले लेते हैं इसमें Au प्लस KCN डाला मैंने, और प्लस H2O प्लस O2 इसलिए डाला है ताकि Au की स्टेट आ जाए, Au की +1 स्टेट आ जाए। मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, ये O2 इसीलिए डाला है ताकि Au की +1 स्टेट आ जाए, बाकी तुम खुद सोचोगे। O2 का पर्पस है टू ऑक्सीडाइज गोल्ड, सही ना? O2 का पर्पस क्या है? टू ऑक्सीडाइज गोल्ड, ये याद रखना। इसके अलावा ले लेते हैं क्वेश्चन AgPr, चलो HgCl2 प्लस Ki, इसके अलावा चलो ये ट्राई करो, ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया सबने? यस सर। चलो इनको ट्राई करो अभी।
हाँ कर लिए। यस सर कर लिए, पर आपकी आवाज कट रही है। नितिन सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ नितिन, यस सर आ रही है आप क्लियर। चलो एक बार देख लेंगे जल्दी से आंसर पहले। देखो CuSO4 प्लस NH3 है। CuNH3 होल 4 SO4। हाँ बिल्कुल सही है, ये डिसॉल्व कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा, कॉपर सल्फेट क्यों डिसॉल्व करता है अमोनिया सॉल्यूशन में, AgCl क्यों डिसॉल्व करता है इथाइलामीन में। इसका क्या बनाया है? सर AgC2H5 होल ट्वाइस Cl। NH2 होल ट्वाइस है ना, C2H5 NH2 होल ट्वाइस Cl। Cl। सही है ना, यस सर। यही है ना, 2Cl यस सर। 2K है। यस सर इसका इसका बनाया है के क्या बनाया है के इसका? के AgCN होल ट्वाइस। हाँ बहुत सही, KAgCN होल ट्वाइस ही बनेगा इसका। Ag पे +1 चार्ज है तो 2 Cn माइनस आएंगे क्योंकि आयनिक कंपाउंड है, तो AgCN2 बना दिया। अब चार्ज Ag पे +1 रहना चाहिए, इसलिए KAgCN2। ये रिएक्शन सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में यूज होती है। अब इसमें जिंक डाल दो, जिंक पे चार्ज तो 2 प्लस आता है, जिंक पे चार्ज तो 2 प्लस आता है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ से K2ZnCN4, K2ZnCN4 + 2Ag। आया समझ के नहीं है? यस सर। सिल्वर की प्रिपरेशन में यूज होती है। AgBr याद कर लेना, सिल्वर के एक्सट्रैक्शन है ये। AgBr + Na2H23, AgBr + Na2H2O3, तो इसमें क्या आ सर जाएगा? Ag पे Na3AgH2O3 होल ट्वाइस। Na3AgH2O3 होल ट्वाइस, बिल्कुल सही आंसर है। कैसे? Ag पे +1 चार्ज है तो 2 H2O3 आएंगे, H2O3 पे चार्ज होता है 2 माइनस, चार्ज इस पे +1 करने के लिए Na3 बाहर लगा देंगे। ये रिएक्शन फिक्सिंग प्रोसेस होता है फोटोग्राफी में, IIT एडवांस में पूछा हुआ है। फिक्सिंग प्रोसेस ऑफ फोटोग्राफी में यूज होती है, फिक्सिंग प्रोसेस इन फोटोग्राफी। अब CuSO4 KCN बाद में बताना। Au + KCN + H2 + O2 क्या आएगा? सर KAuCN होल ट्वाइस। हाँ ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है, ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है। अब इसमें जिंक डाल दो, क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ Au + K2ZnCN4। समझ गए कि नहीं है? यस सर। ये गोल्ड की एक्सट्रैक्शन है। अब HgCl2 + Ki। सर K2HgI4। हाँ ये कौन सा रिएजेंट है? नेस्लर रिएजेंट। अगर इसमें मैं KOH डाल दूं, अगर मैं इसको एल्कलाइन बना दूं, तो ये जो है अब इसे बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। ये डिटेक्शन करता है अमोनिया का या अमोनियम आयंस को, सॉल्ट के अंदर अमोनियम आयंस। नेस्लर्स रिएजेंट, इसका क्वेश्चन बहुत बार नीट में IIT में पूछा हुआ है। नेस्लर्स रिएजेंट है ये K2HgI4 की जो एक्वस एल्कलाइन सॉल्यूशन है, उसको बोलते हैं नेस्लर्स रिएजेंट। एंड इट इज कॉल्ड एज एंड इट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ अमोनिया और अमोनियम आयंस। लास्ट अब CuSO4 + KCN, इसमें दिक्कत आएगी। सर इसमें बनाया है K2CuCN होल 4। बन ये K2CuSO4, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कॉपर की स्टेट +2 से +1 होती है, क्योंकि साइनाइड जो है इस साइड रिड्यूसिंग एजेंट करता है, तो इसलिए K3Cu करना, बस इसको याद कर लेना। कुछ भी याद करना चाहे मत करना, ये जरूर कर लेना। K3CuCN4 बनेगा, इसमें साइनाइड। ध्यान रखना, बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं तो पहले इसके अंदर सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। फिर दोबारा यस दिक्कत आ रही है अभी।
चलो एक काम करेंगे, अभी लेक्चर मैं नहीं ले रहा, मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा लेक्चर तुम्हारा, ठीक है ना, यही करना है। ये क्वेश्चंस हो जाएंगे कि नहीं अभी? हो गए सर। और सर इसका आपने बताया नहीं, फिर क्या बनेगा? मैं CuCN2 में दोबारा KCN डालेंगे ना, K3CuCN4 K3CuCN4, ये इंटरमीडिएट मैंने नहीं बताया ये, सही ना? CuCN2 जो इंटरमीडिएट है, मैंने ये नहीं बताया तुम्हें, मैंने डायरेक्ट आंसर दिया K3CuCN4, क्योंकि KCN यहाँ पे शिवा, यस सर। यही तो करना है, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। यस सर ठीक।